ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेटरनिक। मेटरनिक के नाम से आप सब परिचित होंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर रहे और यह कहा जाता है कि यूरोपियन हिस्ट्री में जब नेपोलियन का युग समाप्त हुआ तत्पश्चात मेटरनिक के युग का आरंभ हुआ। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात 1815 में ही वीना कांग्रेस का आयोजन हुआ। तब से लेकर 1848 तक इन 34 वर्षों में यूरोप की राजनीति में मेटरनिक पूरी तरह से छाया रहा। इसलिए यूरोपियन हिस्ट्री में इस अवधि को मेटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक एक महान प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह सुधारवादी आंदोलन को पनपने देना नहीं चाहता था। इसलिए इसकी प्रतिक्रियावादी आंदोलन के कारण या नीति के कारण कालांतर में हम ऐसा पाते हैं कि 1815 टू 1848 की अवधि में कोई भी सुधारवादी आंदोलन उभर कर सामने यूरोप में नहीं आ पाए। आइए हम जानते हैं कि मेटरनिक कौन था और इसका यूरोप की राजनीति में किस तरह से आविर्भाव हुआ। मेटरनिक के जीवन के बारे में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका जन्म 15 मई सन 1773 को कॉबलेंज में हुआ था। इसके पिता जर्मनी के क्षेत्र में एक जागीरदार थे, लेकिन जब नेपोलियन अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था उसमें इन लोगों की जागीर छीन ली गई। तत्पश्चात मेटरनिक का परिवार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आकर रहने लगा और उस समय इसने स्ट्रासबर्ग और मेसन्स विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। जब यह मेसन्स विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और इस रिवॉल्यूशन में जो सामंत वर्ग था, जो फ्रांस छोड़कर भाग रहा था, वह आकर क्रांति की लोमहर्षक घटनाओं से लोगों को परिचित कराते थे। जब मेटरनिक ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटनाओं को सुना, उसकी लोमहर्षक घटनाओं को सुना, उसके रक्तपात को सुना, यह सुनकर उसके मन में प्रतिक्रियावादी विचार आने लगे। बाद में वह इंग्लैंड की यात्रा में गया। इंग्लैंड में पीट, फॉक्स, बर्क जैसे विचारकों से वह मिला। इसके बाद उसकी विचारधारा पूरी तरह से क्रांतिवादी विरोधी विचारधारा हो गई थी। लेकिन अभी तक उसका राजनीतिक उत्कर्ष नहीं हुआ था। इसका राजनीतिक उत्कर्ष तब हुआ जब 1795 में ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कानिच की पौत्री के साथ इसका विवाह हुआ। इससे मेटरनिक की सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही साथ उसके उत्कर्ष का भी मार्ग प्रशस्त हो गया। उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक मंत्री के रूप में की। बाद में वह राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में बर्लिन में भी रहा, सेंट पीटर्सबर्ग में भी रहा और पेरिस में भी रहा। इससे वह कूटनीति का एक अच्छा जानकार हो गया और जब वह पेरिस में राजदूत था तब उसने नेपोलियन के चरित्र को, नेपोलियन के व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखा था। और इसी अवधि में तैलरा, जो कि एक अच्छा कूटनीतिज्ञ माना जाता था, हालांकि वह अवसरवादी था, अवसर देखकर, सत्ता देखकर वह अपना पाला बदलता था। इससे मेटरनिक के संबंध अच्छे हो गए थे। मेटरनिक ने जिस तरह से कार्य किया उससे ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सन 1809 में मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का चांसलर बना दिया और यहीं से उसके एक कहना चाहिए चरमोत्कर्ष
का युग शुरू हुआ, जो कि 1848 तक चलता रहा और इस अवधि में वह यूरोप की राजनीति का एक प्रमुख सूत्रधार बनकर उभरा था। मेटरनिख की नीतियों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि वह उदारवाद और राष्ट्रीयतावाद का घोर विरोधी था। वह कहा करता था, क्रांति एक रोग है जिसका इलाज किया जाना चाहिए। वह यह भी कहा करता था कि क्रांति एक ज्वालामुखी है जिसको शांत किया जाना चाहिए। वह यह भी कहता था कि क्रांति एक विषाक्त घाव है जिसको गर्म लोहे से जला देना चाहिए। वह क्रांति को पिशाच भी कहता था, यानी क्रांति से बहुत ज्यादा वह घृणा किया करता था। इसके अलावा उदारवाद का भी वह शत्रु था। वह कहता था कि डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र केवल दिन के प्रकाश को रात्रि के अंधकार में ही बदल सकती है। वह यह भी कहता था कि जनता को अधिकार देना राज्य पर आघात करना है। वह सुधारवादी आंदोलन का भी घोर विरोधी था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने जिस तरह से उत्कर्ष किया, यानी जो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, युद्ध की नीति थी, नेपोलियन ये कहा करते थे कि मैं क्रांति की उपज हूं और जब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, युद्ध करता रहूंगा, तब तक ही मुझे नेतृत्व मिलेगा और जिस दिन मैं हथियार रख दूंगा, जिस दिन मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा, उस दिन फ्रांस की जनता मुझे अस्वीकार कर देगी। इसलिए नेपोलियन निरंतर युद्धरत रहा, लेकिन उसकी इस नीति से मेटरनिख बेहद घृणा किया करता था। इसके अलावा जार अलेक्जेंडर प्रथम से भी वह घृणा किया करता था। इसका कारण यह था कि जब नेपोलियन का पतन हुआ, यानी 1815 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, तब यूरोप में उसका स्थान लेने का प्रयास जार अलेक्जेंडर करने लगा, क्योंकि उसकी यह मान्यता थी कि नेपोलियन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि नेपोलियन की सेना को बहुत बड़ी क्षति रूस में हुई थी 1812 की अवधि में। इसलिए वह अपने आप को विजेताओं का विजेता कहता था और इस उम्मीद के साथ वह वियना कांग्रेस में आया था कि उसका विशेष सम्मान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वियना कांग्रेस के बाद जो उसने पवित्र संघ की योजना दी, उसकी भी खिल्ली तत्कालीन समय के राजनयिकों ने उड़ाई। मेटरनिख ने तो खुद कहा था कि यह पवित्र संघ की योजना केवल शब्दों का आडंबर है। इस तरह हम देखते हैं कि मेटरनिख जहां एक और नेपोलियन बोनापार्ट के प्रति घृणा का भाव रखता था, वहीं जार अलेक्जेंडर के प्रति भी उसका दृष्टिकोण घृणा का ही था। लेकिन मेटरनिख एक अच्छा संगठक था, जिसने नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप के मित्र देशों को आपस में एकजुट रहने की नसीहत दी और उन देशों को लेकर अपने देश की राजधानी वियना में उसने कांग्रेस का आयोजन किया और खुद मेटरनिख इस कांग्रेस का कन्वीनर था। यूरोप में जब हम कंसर्ट ऑफ यूरोप की चर्चा करते हैं तो उसमें हमें पाते हैं कि जहां जार अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ की योजना को दिया, वहीं दूसरी ओर मेटरनिख ने चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना को दिया। जार की योजना एक अस्पष्ट योजना थी, जबकि मेटरनिख की योजना एक स्पष्ट योजना थी। इस वजह से इंग्लैंड ने भी मेटरनिख के चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना को स्वीकार किया, क्योंकि इंग्लैंड स्पष्ट नीतियों पर विश्वास करने वाला देश माना जाता था। और इस चतुर्मुख मित्र मंडल ने यूरोप की व्यवस्था को, यूरोप की शांति को स्थापित करने का जो प्रयास किया, वह बेहद उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सफलता तो यह रही कि 1815 के बाद से लेकर क्रीमिया युद्ध तक यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हो सका था।
यह इसका सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है। इसके अतिरिक्त मेटरनिख ने जर्मनी में जो छोटे छोटे प्रांत थे उनमें एक परिसंघ का निर्माण किया और उसका अध्यक्ष उसने ऑस्ट्रिया को बनाया। कहा जाता है कि जर्मनी के राज्यों पर एक पुलिस राज्य की भांति मेटरनिख ने शासन किया। उसने अपना दमन चक्र इटली में भी चलाया और कहा जाता है कि इटली में उसने पुलिस राज्य की भांति शासन किया, वियना की भांति उसने शासन किया। साथ ही साथ जब हम स्पेन की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि स्पेन में भी उसने अपना प्रभाव जमाए रखा और जब फर्डिनेंड के विरुद्ध वहां पर विरोध होने लगा, फर्डिनेंड ने सुधार करना चाहा, तो वेरोना कांग्रेस से अनुमति प्राप्त करके उसने इस सुधारवादी आंदोलन को भी कुचल दिया था। इसके अलावा टर्की एम्पायर जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था, इसका इतना प्रसार हुआ कि यूनान जो कि ईसाई धर्म को मानने वाला राष्ट्र था, वह भी टर्की एम्पायर की विस्तारवादी नीतियों का शिकार हुआ। लेकिन बाद में विरोधाभास की स्थिति जब उत्पन्न हुई और यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम चलाया, तो उस स्वतंत्रता संग्राम में यूनान की सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जब रूस आगे आया तो मेटरनिख ने रूस को भी रोका और कहा कि यह टर्की एम्पायर की वैध सत्ता के विरुद्ध यूनान का उपद्रव है, आप इसमें साथ न दें। इस तरह हम ये देखते हैं कि मेटरनिख ने युग के अनुकूल अपने आप को ढाला और उसने जिस तरह से प्रतिक्रियावादी तत्कालीन समय में नीति अपनाई, उसी के कारण वह यूरोप की राजनीति में प्रभावशाली रहा। लेकिन 1848 के आते आते उसकी निषेधात्मक नीति, उसकी आलोचना होने लगी और 1848 के रिवॉल्यूशन में स्थिति इतनी बिगड़ी कि वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहां विद्रोह हो गया और इस विद्रोह को देखकर मेटरनिख का साहस टूट गया और उसे अंततः अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह मेटरनिख के युग का अवसान 1848 में हो गया। थैंक यू वेरी मच।